तो चलिए जान लेते हैं एसबीआई क्लर्क यानी जूनियर एसोसिएट 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया मैं आपको इस वीडियो में पूरी बताऊंगा। काफ़ी लोगों के फॉर्म्स आजकल रिजेक्ट हो रहे हैं, तो उन लोगों को काफ़ी सारी सावधानी बरतनी रहती है। आपको भी ये गलती दोहरानी नहीं है, क्योंकि फॉर्म रिजेक्शन के चांसेस बहुत सारे बन जाते हैं अगर आप सही से फॉर्म फिल नहीं करते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस दिखाऊंगा और फॉर्म कैसे फिल करना है सही तरीके से, जिसकी मदद से आपका कभी भी रिजेक्ट ना हो, वैसा आपको मैं बताऊंगा। यहाँ पे ये अप्लाई करने की लिंक है, ये लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन में से ये लिंक मिल जाएगी, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे क्या होता है, एसएससी की तरह एक बार रजिस्ट्रेशन कर दिया उसको बार बार अप्लाई कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता। आपको हर बार की तरह नया रजिस्ट्रेशन करना होता है नई एग्जामिनेशन के लिए। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा मेरा नेक्स्ट पेज खुल जाएगा, जहाँ पे मुझे बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी रहेगी। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन में क्या है, तो फॉर्म काफ़ी सिंपल सा है। आपको अपना फर्स्ट नेम यहाँ पे लिखना है और फर्स्ट नेम को ही रिपीट करना है। यहाँ पे दोनों ब्लैंक में आपको फर्स्ट नेम ही डालना है और ये मैंडेटरी है, तो आपको ये डालना तो ज़रूरी है। मिडिल नेम आपकी मर्जी है, अगर आप डालते हो तो डालना है, अदरवाइज़ नहीं डालोगे तो चलेगा। लास्ट नेम भी सेम, अगर आप डालते हो तो डालना है, अदरवाइज़ चलेगा। जैसे मेरा नाम है धार्मिक, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा। सेम मुझे नीचे भी लिखना है धार्मिक, ठीक है। जब भी आप अपना नाम डालो तब अपने कैरेक्टर सभी चेक कर लो सही तरीके से है कि नहीं। अगर आप यहाँ पे भी कोई गड़बड़ी छोड़ते हो तो फाइनल जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपको दिक्कत होने के चांसेस है। हो सकता है कि आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के टाइम शायद वो एग्जामिनर देखना भूल जाए, बट अगर वो भी देख लेगा तो भी आपको दिक्कत हो जाएगी। तो 2 बार अपना नाम ज़रूर चेक कर ले, वो सही होना चाहिए, स्पेलिंग सही होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट के साथ मैच होनी चाहिए। मिडिल नेम आपकी मर्जी है, लास्ट नेम आपकी मर्जी है। यहाँ पे आपको नंबर डालना है, जो मोबाइल नंबर डालोगे उसको रीवेरीफाई भी करना है, कंफर्म भी करना है, मतलब सेम मोबाइल नंबर आपको नीचे के बॉक्स में भी डालना है। और उसके बाद जो नंबर है वहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना है या लैंडलाइन नंबर देना है। घर का हो तो मर्जी हो तो देना है, अदरवाइज नहीं दोगे तो भी चलेगा, बट एक नंबर मोबाइल नंबर मैंडेटरी है। और मोबाइल नंबर वही देना जो आपका एक्टिव रहे, क्योंकि उस पर आपको इंटीमेशन आएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है, आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। ईमेल आईडी पहले ब्लैंक में आपको कुछ इस प्रकार से डालनी है, आधी आधी डालनी है। @ से पहले वाला मतलब जो भी कैरेक्टर है वो यहाँ पे डालना है। जैसे कि मेरी जो ईमेल आईडी है पटेल धार्मिक 33, तो वो मैं यहाँ पे डालूंगा। और डोमेन नेम में यहाँ से मुझे सिलेक्ट कर लेना है कि किसका है, तो जीमेल का है तो gmail.com। और नीचे जो कन्फर्म ईमेल आईडी है वहाँ पे मुझे पूरी ईमेल आईडी डालनी है, यानी पटेल धार्मिक 33 @gmail.com। और सिक्योरिटी कोड में मुझे सिक्योरिटी मेंशन कर देना है। ये कैप्चा कोड आपके टाइम पे जो आएगा वो डालना है, ये वाला नहीं डालना है, ये वाला मेरे लिए है। तो QHXM7, ध्यान रहे ये कैपिटल में हो तो कैपिटल भी डालना है। मेरा सब कुछ स्मॉल में था तो मैंने स्मॉल में डाला है, ठीक है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपको ऐसा पेज पे लैंड कर जाएगा। आपको एक पॉपअप आएगा, आर यू श्योर दैट द डेटा एंटर्ड इन इज करेक्ट, as no change or edit of the application will be allowed after the complete registration. If you click OK, otherwise click cancel. ये कहना ये चाह रहा है कि आपने जो इस पेज पे डेटा दिया है वो सही है ना, क्योंकि कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करने के बाद ये डेटा चेंज नहीं होगा, तो आप उसके बाद चेंज नहीं कर पाओगे। अगर आपने गलती की है तो अभी कैंसिल करें और उसको सुधार करें, और गलती नहीं है तो ओके करके आगे बढ़े। तो हमारा डेटा में कोई गलती नहीं है तो हम ओके करके आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आप ओके करोगे आपको एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा मोबाइल फ़ोन पे और ईमेल आईडी पे, और साथ ही साथ लॉगिन करने के लिए उसका पासवर्ड भी आ जाएगा। यहाँ पे लोगो रहेगा, यहाँ पे आपका नाम भी रहेगा और यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी रहेगा और लॉग आउट करने का सीन भी रहेगा। अब यहाँ पे 2 चीज़ें मांगी जाती है, एक होता है स्कैन फोटोग्राफ और दूसरा होता है सिग्नेचर। यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम लोग गलती करते हैं कि फ़ोटोग्राफ जैसे तैसे स्कैन कर देते हैं, किसी भी फ़ोटोग्राफ्स को अपलोड कर देते हैं, सिग्नेचर भी जैसे तैसे स्कैन कर देते हैं, कैसे भी सिग्नेचर को अपलोड कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका फ़ोटोग्राफ पासपोर्ट साइज़ होना चाहिए, स्कैन्ड कॉपी होनी चाहिए, प्लस बहुत कलरफुल या फिर हम जो इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हैं वैसा वाला नहीं होना चाहिए। पासपोर्ट सही चाहिए, कलरफुल फोटोग्राफ चाहिए। अगर स्पेक पहनते हो तो चश्मे नहीं रखने हैं, उसको भी निकाल के यहाँ पे अपलोड करना है।
सो यहाँ पे मैंने आपको मेंशन किया है कि फ़ोटो है तो अगर आपका जो फ़ोटो की साइज़ होनी चाहिए ना वो 200 बाई 230 पिक्सल की हो, प्रेफरेबल है। ज़रूरी नहीं कि यही साइज़ हो, इससे थोड़ी बहुत इधर उधर होगा तो भी चलेगा। बट जो साइज़ है ना, ये डायमेंशन की बात थी, बट फ़ोटो की जो साइज़ है वो 20 KB से लेके 50 KB के बीच में ही होनी चाहिए। 20 KB से लेस होगी तो भी नहीं चलेगा, 50 KB से 1 KB ज़्यादा होगी तो भी नहीं चलेगा। जेपीजी एक्सटेंशन में ही चलेगा। फ़ोटोग्राफ कलर में होना चाहिए और लाइट कलर्ड में बैकग्राउंड होना चाहिए। आपने अगर ग्लास पहने हैं, चश्मे पहने हैं तो उसको उतार के फ़ोटोग्राफ खींचनी है। कोई भी कैप, हेड्स, डार्क ग्लासेस वो भी जो हम सन ग्लासेस पहनते हैं वो डालने नहीं हैं, ठीक है। तो फोटोग्राफ वैसे अपलोड करना है। और सिग्नेचर की बात करें तो सिग्नेचर में अगर आप देखोगे तो सिग्नेचर की साइज़ होनी चाहिए 10 KB टू 20 KB और सिग्नेचर वाइट पेपर पे ब्लैक इंक पेन से होना चाहिए। अब काफ़ी लोगों को ये डाउट होता है कि सर मैंने ब्लू से अपलोड कर दिया है, तो उसको ब्लैक एंड वाइट कन्वर्ट कर दो ना। ब्लैक एंड वाइट कन्वर्ट कर दोगे तो वो ब्लैक एंड वाइट में आ जाएगा। जब भी स्कैन करो, सिलेक्ट करो ग्रे स्केल ब्लैक एंड वाइट, तो आपका ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। कैपिटल लेटर्स अलाउड नहीं है, तो ध्यान रहे सिग्नेचर में कुछ तो स्मॉल रहे, फिर ऐसा नहीं कि सबके इनिशियल डाल दो, तो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। तो सिग्नेचर में ये चीज़ ध्यान में रखना। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें अपलोड करनी है। सो दोनों चीज़ें अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे बॉटम में जो आई कन्फर्म दैट दिस इज़ माई वैलिड फोटो एंड ऑल्सो एग्री टू अबाउ द मेंशन नोट, तो मुझे ये दोनों चेकबॉक्स चेक करने रहेंगे। यहाँ इसको जब तक चेक नहीं करोगे तब तक आपको आगे जाने नहीं देगा। और यहाँ पे फोटोग्राफ पहले डालना है तो पहले कॉलम में फोटोग्राफी अपलोड करना और दूसरे ब्लॉक में आपको सिग्नेचर डालनी है तो दूसरे ब्लॉक में सिग्नेचर ही अपलोड करना। कोई और चीज़ें यहाँ पे अपलोड मत कर देना, वरना फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस बन जाते हैं। अब जैसे ही आगे बढ़ोगे, नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपको नेक्स्ट पेज पे लैंड कर देगा, जहाँ पे आपको डिटेल डालनी रहेगी अपनी कुछ इंपॉर्टेंट। जैसे कि सर्कल आपको सिलेक्ट करना है, किसी किस सर्कल के लिए आपको आवेदन देना है। तो मैं गुजरात से हूँ तो मैं अहमदाबाद सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको सर्कल प्रेफरेंस 1 फॉर अलॉटमेंट इफ सिलेक्टेड ऐसा कुछ है जो आपको सिलेक्ट नहीं करने देता, तो आपको ऐसा नहीं का मतलब सिलेक्ट नहीं करना है। मतलब ये उस चीज़ की बात है जिस स्टेट में 2 सर्कल होंगे। यानी अगर हम चेक कर ही लेते हैं किस स्टेट में आ रहा है। ये देखो लखनऊ दिल्ली में आ रहा है। लखनऊ दिल्ली में आपको 2 चीज़ें सीखने को मिलेगी। अगर आपका सिलेक्शन हुआ तो सर्कल प्रेफरेंस कौन सा रहेगा अलॉटमेंट के लिए, तो आपको जो लेना है, लखनऊ लेना हो तो लखनऊ ले लेना, दिल्ली वालों दिल्ली में ले लेना, आपकी मर्जी, आपको जिस चीज़ के लिए करना है वो। बट हमारे गुजरात में तो एक ही है, तो हम गुजरात वाइज जाएंगे और यहाँ पे है गुजरात और यहाँ पे ऑप्शन ख़त्म हो गया। ऑफिशियल लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करनी रहेगी, कौन सी है, तो गुजराती। तो गुजराती मुझे आनी चाहिए। अगर आप अदर स्टेट के लिए देखोगे तो अदर स्टेट की लैंग्वेज भी आपको देखने को मिलेगी। जैसे मैं यहाँ पे देखूँ दमन एंड दीव के लिए कौन सी है, तो उसके लिए भी गुजराती ही है, तो हम गुजराती रखते हैं, गुजराती सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर पूछ रहा है क्या आपने 10th और 12th स्टैंडर्ड में मतलब जो भी लोकल लैंग्वेज है, जैसे गुजराती है तो गुजराती एज ए सब्जेक्ट है, यानी 12th स्टैंडर्ड में मार्कशीट में सर्टिफिकेट एविडेंसिंग हैविंग द स्टडीड ऑफिशियल लोकल लैंग्वेज। तो अगर मैंने 10th स्टैंडर्ड या फिर 12th स्टैंडर्ड या फिर दोनों स्टैंडर्ड में अगर गुजराती, यानी आपके लिए जो आपके स्टेट का लैंग्वेज है वो पढ़ी है और आपके पास मार्कशीट अवेलेबल है, तो आपको यस करना है, नहीं है तो नो करना है, कोई इशू नहीं रहेगा। आपको यहाँ से कैटेगरी का चुनाव कर लेना है। जो भी कैटेगरी आपकी है तो आपको कैटेगरी का चुनाव कर लेना है। चुनाव करते समय ये पूछेगा प्लीज इंडिकेट योर कैटेगरी करेक्टली इन द एप्लीकेशन फॉर्म, नो चेंज इन द कैटेगरी विल बी परमिटेड आफ्टर सबमिशन, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर शुड इंडिकेट द ओबीसी इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड शुड बी एबल टू प्रोड्यूस द ओबीसी सर्टिफिकेट कंटेनिंग द नॉन क्रीमी लेयर clause issued during the period of 1/4/2022 to the date of taking up to the appointment if called for। कहने का तात्पर्य इतना है कि आप जब भी कैटेगरी का चुनाव करो ध्यान से करें, क्योंकि बाद में आपको कैटेगरी चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए बताया गया है कि जो नॉन क्रीमी लेयर में रिलाई करते हैं उनको ओबीसी का कैटेगरी सिलेक्ट करना है, और उनको जब सिलेक्ट होंगे, अपॉइंटमेंट होंगे, तो तब उसके टाइम 1 अप्रैल 2022 के बाद का इश्यू हुआ कैटेगरी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बताना है, ठीक है। नेक्स्ट, SC/ST वालों के लिए ऐसा कोई क्लोज नहीं होता, उनका परमानेंट होता है, तो उनको परमानेंट वाला ही बताना है। EWS वालों के लिए भी कुछ होगा, तो EWS का भी जो भी है उसी फाइनेंशियल ईयर का
बताना है, ठीक है। तो मैं जनरल कैटेगरी सिलेक्ट कर लेता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। सब कास्ट मुझे हाइड में आ रहा है तो हाइड ही रहेगा। अगर किसी का आ रहा है तो देख लेना, सब कास्ट आपकी जो होगी वो आपको मेंशन करनी होगी। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, आई कन्फर्म दैट आई एम इन द पोजीशन एंड विल प्रोड्यूस द ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट एंड द एनुअल इनकम ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो मेरे ख्याल से ईडब्ल्यूएस में आएगा क्या? नहीं, ईडब्ल्यूएस में भी नहीं आ रहा है। जी हाँ, ओबीसी में आ रहा है। आपको सब कास्ट लिखनी है कि ओबीसी में आ रहा है तो आपका सब कास्ट कौन सी है। तो सब कास्ट आपको ओबीसी कैटेगरी में मेंशन करनी रहेगी। नेक्स्ट है, आर यू अ पर्सन विद बेंचमार्क ऑफ डिसेबिलिटी ऑफ 40% अबव। क्या आप दिव्यांगजन हो, और दिव्यांगजन है तो 40% से ज़्यादा सेविरिटी है। तो अगर आपकी 40% से ज़्यादा है तो यस करना है, अदरवाइज नो। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी यस करोगे तो आपको पूछेगा कि क्या डिसेबिलिटी है, आपको इसमें से जो सिलेक्ट करना है, जो रिलेवेंट है वो सिलेक्ट करना है, और जो सिलेक्ट करोगे उसके बेस्ड ऑन नीचे का खुलेगा अगर एलिजिबल हो तो, ठीक है। मेरे केस में कुछ नहीं है तो मैं नो कर देता हूँ। उसके बाद लिखा है, आर यू सफरिंग फ्रॉम द सेरेब्रल पासी एंड योर राइटिंग स्पीड इज अफेक्टेड। तो ये चीज़ डिसेबिलिटी के कंडीशन के क्लॉज है। अगर डिसेबिलिटी में यस करते हो तो ये सारे कंडीशन एलिजिबल होंगे, तो आपको इसमें से यस नो जो भी करना है वो करना है, ठीक है। अगर आपकी स्क्राइब रिक्वायर्ड है तो यहाँ पे यस करना है। डू यू नीड कंपनसेटरी टाइम एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे आपको चीज़ें सिलेक्ट करनी है। बट ये जब तब की बात है जब आप PWD कैंडिडेट हो, ठीक है। रेगुलर कैंडिडेट के लिए ऐसा कुछ नहीं है, तो आगे बढ़ जाना है उनके लिए। और रिलीजन कौन से बिलोंग करते हो तो वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पे बुद्धिस्ट है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, जैन है, मुस्लिम है, सिख है, ज़ोरास्ट्रियन है और अदर्स है। तो यहाँ पे मैं हिंदू हूँ तो हिंदू सिलेक्ट कर लूँगा। आपको जो रिलीजन में बिलोंग करते हो तो वो यहाँ पे मेंशन करना है। डू यू बिलोंग्स टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी। इस क्वेश्चन का सवाल आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है जवाब आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो आपको घर वालों से पूछ लेना। मेरे केस में ना है तो मैं नो कर देता हूँ। नेक्स्ट, आर यू सीकिंग एज रिलैक्सेशन फॉर विडोज, डाइवर्स वुमन जुडिशरी सेपरेटेड फ्रॉम द हस्बैंड हु आर नॉट रीमैरिड। तो मेरे केस में तो नो ही है। जिनके केस में लागू होता है उनको सिलेक्ट करना है। आर यू एन एक्स सर्विसमैन, नहीं। अगर आप हो तो यहाँ करना। आर यू अ डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन, मेरे केस में ना है। अगर है तो हाँ करना। आर यू डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन और किल्ड इन एक्शन, तो ये भी मेरे केस में नो ही रहेगा। ये तो ब्लर है, मुझे ये सिलेक्ट ही नहीं करना। आर यू ऑलरेडी वर्किंग इन SBI इन द क्लरिकल केडर, अगर आप क्लरिकल केडर में काम कर रहे हो तो ही यहाँ करना है, नहीं कर रहे हो तो ना करना है। ये SBI की बात कर रहा है, कोई अदर बैंक की बात नहीं कर रहा। हैव यू अर्लियर एम्प्लॉयड इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिजाइंड फ्रॉम द बैंक वाइल इन क्लरिकल केडर, अगर आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एज अ क्लर्क के तौर पे काम किया है फिर रिज़ाइन किया है तो ऐसे केस में हाँ करना है, अदरवाइज नो। डू यू हैव रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट इन रिपेमेंट लोन्स, क्रेडिट कार्ड ड्यूज एंड और अगेंस्ट हुज नेम एडवर्स रिपोर्ट ऑफ सिविल और अदर एक्सटर्नल एजेंसीज। ये पूछना चाह रहा है कि आपके नाम पे कुछ मतलब लोन्स ओवर ड्यू है जो आपने डिफ़ॉल्ट किया, मतलब भरी नहीं है, ना ही भरने वाले हो। क्रेडिट कार्ड का पेमेंट बाकी है जो भरा नहीं हो, ना ही भरने वाले हो, ऐसा कुछ है, और जो सिविल स्कोर को ज़्यादा इम्पेक्ट करता हो। अगर ऐसा कुछ है तो हाँ करना है, अदरवाइज़ नो करना है। जनरली नो ही करना है, क्योंकि अगर आपका सिविल स्कोर ख़राब है तो इम्प्रूव कर लो, बाकी कोई इशू वाली बात नहीं है। लोन पेमेंट आपको करने में डिले हुआ हो तो भी चल जाएगा, बट उसमें कोई दिक्कत वो नहीं है। अगर आप पे ही नहीं किए हो तो ही दिक्कत है, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं। इज आर देयर एडवर्स रिपोर्ट रिगार्डिंग कैरेक्टर्स एंड एंटीसीडेंट्स मोरल टर्पिट्यूड, सो ऐसा भी कुछ नहीं है तो नो। स्टेट और यूनियन टेरिटरी विच प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन सेंटर बिलोंग्स, तो आप कौन से स्टेट और यूनियन टेरिटरी से अप्लाई करना मतलब प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्ट करना चाहते हो। सो यहाँ पे आपके लिए एक अच्छी बात है कि आप भले ही अहमदाबाद के लिए मतलब गुजरात के लिए मैं आवेदन कर रहा हूँ, बट अगर मैं अभी प्रेजेंटली कोई अदर स्टेट में हूँ, जैसे कि मैं कोई अदर स्टेट में, मानो कि मैं महाराष्ट्र में हूँ, तो मुझे महाराष्ट्र का स्टेट सिलेक्ट कर लेना है जो यहाँ पे है। और महाराष्ट्र का स्टेट सिलेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे पूछेगा कि इतने सारे लोकेशन है, वहाँ से आप कहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो, एग्ज़ाम देना जाना चाहते हो, तो मैं वहाँ से कोई भी सेंटर सिलेक्ट कर लेता हूँ। और मुझे मेंस एग्जामिनेशन के लिए भी पूछेगा कि आप कौन से स्टेट में मेंस एग्ज़ाम देना चाहते हो, तो मेन एग्जामिनेशन में भी अगर मुझे सिक्किम हूँ मैं उस टाइम पे, तो मुझे सिक्किम से देना है तो मैं सिक्किम का भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। इन शॉर्ट, आप
अपना स्टेट प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का और मेन एग्जामिनेशन का दोनों डिसाइड कर सकते हो। आप अभी जहाँ पे हो वहाँ से दे सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो उसके बाद आपको इंडिकेट करना है I intend to bring the following ID appearing for the examination. I confirm that my name in ID and the application exactly match. यहाँ पे मुझे क्लिक कर लेना है और मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा मैं जो भी चीज़ ले जाना चाहता हूँ। मैं पान कार्ड ले जाना चाहता हूँ तो मैं पान कार्ड लिख दूंगा और यहाँ पे आपको पान नंबर दे देना है, ठीक है। उसके बाद काइंडली इंडिकेट द मीडियम ऑफ पेपर इन प्रिलिमिनरी एंड मेन एग्जामिनेशन हाउ यू वुड लाइक टू पेपर टू बी प्रेजेंटेड टू यू। तो यहाँ पे मुझे लैंग्वेज चॉइस करनी है कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का लैंग्वेज और मेन एग्जामिनेशन का लैंग्वेज मुझे पेपर कौन से लैंग्वेज में चाहिए। जैसे कि मेरे पास ऑप्शन है इंग्लिश में तो पेपर रहने ही वाला है, बट लोकल लैंग्वेज जैसे गुजराती है तो मुझे गुजराती में पेपर देखने को मिलेगा, या फिर हिंदी का चुनाव कर सकते हो। तो डिफ़ॉल्ट में हिंदी आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, बट इंग्लिश डिफ़ॉल्ट में आएगा। दूसरी लैंग्वेज का चुनाव आपको करना है। अब गुजराती में मुझे नहीं मतलब उतना कन्वीनियंट, मैंने हिंदी में या फिर इंग्लिश में ही कन्वीनियंट हो तो मैं इंग्लिश के लिए ही जाऊँगा, मैं गुजराती के लिए नहीं जाऊँगा। तो वो आपकी चॉइस है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग चॉइस करना है। यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ से आपको डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि डेट ऑफ बर्थ मेरी जो है वो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको रेंज दिखाएगी, अगर आपके एलिजिबल डेट जो है वहीं दिखाएगी। सो मैं अपनी एलिजिबिलिटी के अनुसार अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लूँगा। जैसे ही मैंने सेलेक्ट कर लिया तो मुझे यहाँ पे बर्थ ईयर काउंट करके आ जाएगा कि कितने साल का मैं हूँ अभी तक। तो यहाँ पे मेरे साल आ जाएंगे। उसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, अदर्स है तो अदर्स। आपको यहाँ पे आंसर भी देना है, क्या आप ट्विन ब्रदर्स या सिस्टर हो। अगर आप जुड़वा हो तो आपको हाँ बोलना है, नहीं है तो ना बोलना है। अगर आप हाँ बोलोगे तो आपको पूछेगा जुड़वा बहन की भाई की इन्फॉर्मेशन, ना बोलोगे तो कोई अच्छी बात नहीं है। मैरिज, आपका मैरिज स्टेटस क्या है। आप अनमेरिड है तो अनमेरिड टिक करना है, मैरिड है तो मैरिड टिक करना है, जो भी रिलेवेंट है वो टिक करना है। अब फादर्स का फर्स्ट नेम यहाँ पे डालना है, जो मैंडेटरी है, तो फर्स्ट नेम आपको डालना है जो भी है फादर्स का फर्स्ट नेम। फादर्स का मिडिल नेम ऑप्शनल में है, अगर आपको डालना है तो डालना है, अदरवाइज नहीं डालोगे तो भी चलेगा। मदर्स का फर्स्ट नेम भी डालना है, तो मदर्स का फर्स्ट नेम भी डाल दिया। मिडिल नेम लास्ट नेम की मैंडेटरी नहीं है, तो आपको डालना हो तो डालना है, वरना नहीं डालना है। यहाँ पे एड्रेस लिखना है, तो एड्रेस पूरा लिखना, सही लिखना, ताकि आपका अपॉइंटमेंट लेटर वहाँ पे आ जाए। यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी है और यहाँ पे आपको स्टेट सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको पिन नंबर डालना है। जैसे ही डालोगे यहाँ पे आपको चेकबॉक्स होगा कि सेम एड्रेस एट द करस्पॉन्डेंस। तो ये करस्पॉन्डेंस का एड्रेस है और ये परमानेंट एड्रेस है। तो आपको यहाँ वर्तमान निवासी हो क्या वही सेम एड्रेस है परमानेंट का, तो आपको यहाँ पे चेकबॉक्स चेक कर लेना है। अगर सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो आपको डिफरेंट वाला डालना है परमानेंट एड्रेस। तो मेरा तो सेम है तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद चूज़ द एड्रेस ऑफ जीएसटी इनवॉइसिंग। मुझे जीएसटी इनवॉइसिंग के लिए एड्रेस चॉइस करना है, कोई भी सिलेक्ट करना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिनको फ़र्क पड़ता है उनको ही चीज़ लेनी है। और जो सो यहाँ पे मुझे अमाउंट दिख रहा है 750 मुझे देने हैं, क्योंकि मैं बिलोंग करता हूँ जनरल कैटेगरी को। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। कोई पूछेगा नहीं क्या करना है, कंफर्म है कि नहीं है, आपकी मर्जी है, आपको सही इन्फॉर्मेशन डालनी है, करेक्ट वाली। यहाँ पे पूछेगा आपका ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट अपीयर्ड हो या पास्ट हो। अगर अपीयर्ड है तो अपीयर्ड करने का तो आपको बताएगा कि 30 नवंबर 2022 से पहले आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका होना चाहिए, तभी आप अपीयर्ड कर सकते हो। अदरवाइज़ आपको फाइनली जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम पे निकाला जा सकता है। और पास है तो पास सिलेक्ट करना है और डिटेल आपको भर देनी है। आप जिस स्ट्रीम से हो, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, तो मैं इंजीनियरिंग से हूँ तो मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। नेम और कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी तो मैंने JTU से किया है तो मैं JTU कर देता हूँ। मेरी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है तो GTU, ठीक है। डेट ऑफ पासिंग आपको ध्यान रहे कि आपका जो फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट है उस पर जो डेट मेंशन है उसको बोला जाता है डेट ऑफ पासिंग। ऐसा मत करना कुछ भी डेट ऑफ पासिंग डाल दो, तो आपको ये चीज़ ध्यान में होनी चाहिए। अदरवाइज आप अपनी मार्कशीट फाइनल ईयर की, फाइनल सेमेस्टर की देख सकते हो, वहाँ पे जो डेट मेंशन है वही डेट यहाँ पे डालनी है। तो मेरी जो है वो मैं डाल रहा हूँ। नेक्स्ट परसेंटेज मार्क्स जो कितने आए हैं। अगर आपके CGPA SPI जो भी 10 पॉइंटर्स में से देते हैं तो उसका कन्वर्जन फार्मूला भी होगा, कन्वर्जन फार्मूला आपको मेंशन कर।
सो परसेंटेज डालने के बाद आपको क्लास और ग्रेड सेलेक्ट करना है कि आपका परसेंटेज के हिसाब से फर्स्ट क्लास में आता है, सेकंड क्लास में आता है या पास क्लास में आता है। जो क्लास आपका रिलेवेंट है वो आपको क्लास सेलेक्ट करना है। और अगर आपने इंटीग्रेटेड ड्यूअल डिग्री किया है तो आपको यहाँ पे वो चीज़ मेंशन करनी है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो वो मेंशन करना है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन किया है तो वो मेंशन कर सकते हो, कोई और चीज़ भी की है तो भी वो आप मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे आपका वर्क एक्सपीरियंस डालना है, अगर आपने प्राइवेट में काम किया तो प्राइवेट वाला डालना है, गवर्नमेंट में काम किया तो गवर्नमेंट वाला डालना है। प्राइवेट वाला आप डालो ना डालो चल जाएगा, बट गवर्नमेंट में काम किया है तो यहाँ पर डालना ज़रूर पड़ेगा क्योंकि आपको अंत में एनओसी देना रहेगा। बाकी वर्क एक्सपीरियंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि वर्क एक्सपीरियंस वालों को प्रेफरेंस मिलेगा। यहाँ पे पूछा गया वेदर द डिज़ायर ऑफ टेकिंग प्री एग्जाम ट्रेनिंग आपके लिए, मेरे लिए तो एलिजिबल है ही नहीं, SC ST OBC कैंडिडेट वालों के लिए होगी, SC ST के लिए होगी तो उनको यहाँ पे यस करना है और जो भी करना है वो सिलेक्ट आगे आ जाएगा। बाकी मुझे यहाँ पर डायरेक्टली इसने बोल दिया कि गुजराती तुम्हें पढ़ना लिखना समझना आना चाहिए, ठीक है। तो तीनों चीज़ें चेकबॉक्स चेक कर देनी है, बाद में देखा जाएगा जब आएगा कि नहीं आएगा। बाकी बची लैंग्वेज के बारे में मुझे बता देना है। इंग्लिश में मुझे पढ़ना लिखना बोलना आता है, हिंदी में भी आता है और गुजराती में तो उसने ही डाल के दिया है, और अन्य कोई लैंग्वेज आपको आती है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो। वैलिडेट करवाएंगे तो वेरीफाइड सक्सेसफुली आएगा। तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ, सेव एंड नेक्स्ट पे चला जाता हूँ। सेव एंड नेक्स्ट पे जाऊँगा तो मुझे ऐसा प्रोविजनल फॉर्म दिखाई देगा जो यहाँ पे मुझे दिखने को मिलेगा। सो इस स्टेप के बाद आगे जाओगे ना तो आप फॉर्म में कोई भी चेंजेस नहीं कर पाओगे। तो इस स्टेप पे ध्यान से 2 बार आप अपने नाम का लेटर, अपना कैडर, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी ज़रूर चेक करें। जैसे कि यहाँ पे मेरा नाम, मेरे कैरेक्टर मैं यहाँ पे चेक कर लूँगा। यहाँ पे मैंने जिस सर्कल के लिए अप्लाई किया है ये अपीयर्ड है। यहाँ पे किस स्टेट के लिए, मेरी लोकल लैंग्वेज मैंने क्या सिलेक्ट की है, और मैंने 12th स्टैंडर्ड में गुजराती पढ़ा है तो मैंने हाँ किया है। कौन सी कैटेगरी है तो कैटेगरी लिखी है, और कोई डिसेबिलिटी नहीं है वहाँ पे नो है। हिंदू हूँ, इंडियन हूँ, और मेरे एग्जामिनेशन सेंटर भी यहाँ पे दिखाई देगा आपको, महाराष्ट्र का औरंगाबाद प्रिलिमिनरी का, और मेंस में सिक्किम बेगदाद। ये मैंने दिखाने के लिए रखा है आपको, अपने आप जहाँ पे एग्ज़ाम देना इच्छुक हो वहीं का सिलेक्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट, सेंटर ऑफ मेन एग्जामिनेशन भी आप चेंज कर सकते हो, मतलब दूसरा सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद पान कार्ड की डिटेल, मतलब कौन सा मैं आइडेंटिटी कार्ड लेके जाऊंगा तो मुझे उसका नंबर देना है, और मेरा नंबर मेरा नाम जो आईडी कार्ड में है वही सेम इसमें भी है ना, तो मैंने हाँ किया है। यहाँ पे फ़ी का इंटीमेशन चार्जेस दिखा रहा है, यहाँ पे मेरी डेट ऑफ बर्थ दिखा रहा है, यहाँ पे मेरी एज, मेरी जेंडर दिखा रहा है, मेरा मैरिज स्टेटस दिखा रहा है, फादर का नाम, मदर का नाम, यहाँ पे एड्रेस 2 बार चेक कर लेना क्योंकि वो भी काम का है। मोबाइल नंबर वापस आप चेक कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मोबाइल नंबर गलत होगा तो आपको इंटीमेशन कोई मिलेगा नहीं। और यहाँ पे आपका एजुकेशन डिटेल है तो बैकग्राउंड डिटेल आप एक बार ज़रूर चेक कर लेना। डेट ऑफ पासिंग में अगर आपने गलत डाली होगी तो आपको डेफिनेटली रिमार्क किया जाएगा, और वहाँ पे लाल शब्दों में भी लिखा जाएगा कि डेट ऑफ पासिंग में मिसमैच है। तो ध्यान से कुछ भी मत डाल दें, ध्यान से जो एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन मतलब आपके फाइनल रिजल्ट में है वही डालें, जो परसेंटेज बनते हैं वही डालें, रफली अप्रोक्सीमेटली डालने नहीं है। जो पास्ड कैंडिडेट है उनके लिए तो अभी डालना बनता ही नहीं है, तो उनके लिए कोई इशू वाली बात नहीं है। यहाँ पे लैंग्वेज नोन में आपको यही चीज़ें दिखाई देगी, और यहाँ पे 3 चेकबॉक्स है। चेकबॉक्स तीनों सिलेक्ट करने ऐसा नहीं है, दोनों चेकबॉक्स में तीनों चेकबॉक्स का मतलब अलग अलग है। जैसे आई एग्री तो सबको सिलेक्ट करना है, फिर क्या लिखा है, आई कंफर्म दैट माई नेम एज फिल्ड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म आर एग्जैक्टली मैचेस विद द नेम इन माई ID प्रूफ। मेरे ID प्रूफ पे जो नाम है वो मैंने जो नाम फिल किया है उसके साथ मैच करता है, अगर हाँ तो ही सिलेक्ट करना है, अगर नहीं है देर इज अ चेंज इन माई नेम एंड आई विल ब्रिंग द डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ द सेम एज द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, तो मुझे ये सिलेक्ट करना है। अगर मैं तीनों सिलेक्ट करूंगा ना तो मुझे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे जाना ही नहीं देगा, मुझे बोलेगा कि तुमने कुछ गलत चेक किया है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, इन दोनों में से जो भी आपका रिलेवेंट है वही चीज़ें सिलेक्ट करनी है, ठीक है। सो जैसे ही सिलेक्ट करोगे आप आगे बढ़ जाओगे। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, ऑन कंप्लीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन नो चेंजेस ऑफ डेटा ऑलरेडी एंटर्ड विल बी परमिटेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसीड ऑफ द डॉक्यूमेंट अपलोड एंड पेमेंट प्रोसेस। सो अब तक पेमेंट का नहीं पूछा था, तो इसने बोला है कि जैसे ही आप इसके आगे जाओगे आपको अदर जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने को बोलेगा और पेमेंट प्रोसेस करने को बोलेगा। अगर आपको स्टिल कुछ चेंज करना है, स्टिल कुछ चेक करना है तो एक बार वापस यहाँ पे आके ज़रूर चेक कर लेना, क्योंकि गलती होगी तो आपको बाद में
सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। पेमेंट करने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं, रिफंड भी नहीं मिलेगा और दूसरा फॉर्म भरने का वो भी अलग हो जाएगा। ठीक है, तो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं और ओके पे क्लिक करते हैं। ओके पे क्लिक करने के बाद में भी आपको एक और पॉपअप आएगा जो पूछेगा आर यू श्योर टू कंटिन्यू। यस वी विल श्योर, क्योंकि हमने इन्फॉर्मेशन सही डाली है। जैसे ही आप नेक्स्ट पेज पे जाओगे आपको और दो डॉक्यूमेंट पूछेगा जो है लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन। सो लेफ्ट थंब इंप्रेशन में कुछ इस प्रकार से है, आपका जो लेफ्ट थंब इंप्रेशन का साइज होना चाहिए ना वो इस डायमेंशन में होना चाहिए और जो डॉक्यूमेंट का साइज होना चाहिए वो 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए और लेफ्ट थंब आपका व्हाइट पेपर पे होना चाहिए। ब्लैक और ब्लू इंक पेड यूज करोगे तो चलेगा, यानी ब्लू इंक पेन से करोगे या ब्लैक इंक पेन से करोगे, जिससे मदद से करोगे आपको पूरा लेफ्ट थंब अपलोड करना है। ठीक है, लेफ्ट थंब का इंप्रेशन होना चाहिए। 2 बार चेक कर लेना आपने अपलोड लेफ्ट थंब का ही किया है ना, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट गलती कर देते हैं और वो राइट थंब अपलोड कर देते हैं और फिर बोलते हैं कि सर हमने गलती कर दिया। तो गलती ना हो इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना। और हैंड रिटन डिक्लेरेशन का फॉर्मेट आपको जो नोटिफिकेशन में दिया है वो ये है, आपको यहीं हैंड रिटन डिक्लेरेशन लिखना है। जैसे कि आई आपका नाम यहाँ पे लिखना है, फिर डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, हियर बाई डिक्लेयर्ड दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म, जो भी लिखा है वो पूरा यहाँ तक लिखना है। जैसे इस सेकंड ABCD में लिखा है, सेकंड लेटर्स में लिखा है वही लिखना है, आपको कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखना है पूरी चीज़ें। ठीक है, इनिशियल लेटर्स आप कैपिटल में यूज़ कर लेते हो वो चलेगा। और प्रीवियस एग्जाम का डायरेक्ट अपलोड मत कर देना, क्योंकि बाकी सारे एग्जाम में डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखा हुआ नहीं मांगते, यहाँ पे मांगते हैं। तो काफ़ी लोग ये गलती करते हैं, बिना देखे हैंड रिटन डिक्लेरेशन पिछले एग्जाम वाला अपलोड कर देते हैं। तो ये गलती नहीं होनी चाहिए, आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन इसी फॉर्मेट में होना चाहिए, इसी अपडेटेड वाली। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। हैंड रिटन डिक्लेरेशन का साइज 800 से 400 डायमेंशन में होना चाहिए और साइज की बात करें तो 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। कैपिटल लेटर्स अलाउड नहीं है और वाइट पेपर भी लिखना है, ब्लैक इंक पेन से लिखना है। अगर आपने ब्लू से भी लिखा है तब भी स्कैन करते टाइम आपको ये चीज़ ध्यान में रख लेनी है कि आपको ब्लैक कर देना है, ब्लैक एंड वाइट में। ठीक है, और सिग्नेचर में ये चीज़ ध्यान रखना कि सिग्नेचर आपकी स्मॉल फॉर्मेट में ही हो, यही डायमेंशन में हो, पूरे A4 पेज में नहीं। सो लेफ्ट थंब इंप्रेशन मैं यहाँ से वापस सिलेक्ट कर लूँगा मेरा, और जैसे ही अपलोड होगा वो यहाँ पे दिखाएगा कि आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन कैसा दिख रहा है। तो आपको वो पूरा चेक कर लेना है, ब्लर तो नहीं है, ब्लर है तो आपको वापस से सही वाला अपलोड करना है और ब्लर नहीं है तो कोई इशू वाली बात नहीं है। यहाँ पे हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको यहाँ पे अपलोड करना है, तो यहाँ पे जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको जो नए फॉर्मेट में है वहीं अपलोड करना है, ये वाली फॉर्मेट का। ठीक है, आई जो आपका नाम है उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ लिखना है। ठीक है, ये दोनों चीज़ अपलोड करोगे, आपको यहाँ पे सिक्योरिटी कोड पूछेगा, सिक्योरिटी कोड आपको जो आपका है वहीं डालना है उस टाइम पे जो अपडेट होगा। जैसे कि DB3GR है तो मैं यहीं डालूंगा और सेव एंड नेक्स्ट करूंगा। तो सेव एंड नेक्स्ट में आपको ये पूछेगा आप फाइनली कंफर्म हो ना, आर यू श्योर दैट द डेटा एंटर इज करेक्ट एंड नो चेंज और एडिट ऑफ द एप्लीकेशन विल बी अलाउड आफ्टर फाइनल सबमिट। तो जी हाँ, वैसे तो आपको यहाँ पे ये 4 फैक्टर का तो अब करने ही नहीं देगा, बट अपलोड करने का आपको यहाँ पे लेफ्ट थंब और डिक्लेरेशन में कोई गलती की है तो वो चेंज करने का मौका मिल सकता है यहाँ पे। बट अगर आपका करेक्ट है तो आगे जा सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि कुछ ब्लर है, कुछ दिक्कत है, तो आपको वो उस फॉर्मेट में उसी चीज़ में डालना रहेगा। तो मैं नेक्स्ट जाने दे रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ। तो ओके करने के बाद मुझे नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा जहाँ पे पूछेगा 750 रुपये देने हैं दान में, दक्षिणा में। सो हम उसको दे देंगे। SQZ अगेन सिक्योरिटी कोड, मैं उसको ओके करके नेक्स्ट जाने दे रहा हूँ डाल के, तो मुझे पहुँचा देगा नेक्स्ट पे। सो ये है पेमेंट गेटवे। आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से आपका कुछ चार्जेस ज़्यादा लगेगा, डेबिट कार्ड में कोई चार्जेस ज़्यादा नहीं लगेगा, 750 चला जाएगा। अदर डेबिट कार्ड में भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग से भी कर सकते हो, वॉलेट कैश से भी कर सकते हो, QR कोड से भी कर सकते हो और UPI के माध्यम से भी कर सकते हो। ये चीज़ जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, आपको जो पेज लैंड करेगा उस लैंडिंग पेज पे आपको सक्सेसफुल दिखाएगा या तो फेलियर दिखाएगा। अगर फेलियर दिखाया है तो पेमेंट जो कट गया होगा वो वापस से मिल जाएगा और आपको दूसरा रजिस्ट्रेशन करना है, या तो फिर आप जब लॉगिन करोगे वहीं आपका रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड के साथ तो आपको लास्ट प्रीवियस पेमेंट का स्टेटस दिखाएगा। अगर वो फेल्ड है तो आपको वापस पेमेंट करने को बोलेगा और फेल्ड नहीं है तो आपका रजिस्ट्रेशन हो गया होगा। आपको एक और ईमेल भी आया होगा कि आपका फाइनल सबमिट हो चुका है और आपका ये प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर है और वगैरह वगैरह। ठीक है,
और आपको वो एप्लीकेशन फॉर्म की पीडीएफ एक बार बना लेनी है, डाउनलोड कर लेनी है, क्योंकि वो आपको लास्ट में काम लगेगी। बट अगर आप डाउनलोड करना भूल जाते हो तो भी कोई इशू वाली बात नहीं है, जब आपका सिलेक्शन होता है तब वो लिंक वापस से एक्टिवेट होती है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको कंप्लीट प्रोसेस समझ में आ गई होगी। कंप्लीट प्रोसेस समझ में आ गई है तो एक बार यस लिख देना कमेंट में, और अगर आपका कोई डाउट रहा है तो आप डाउट भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश पूरी करूंगा। ऐसे और क्वालिटी कंटेंट के लिए हमारे पेजेस को, हमारे इंस्टाग्राम चैनल को, हमारे यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।